हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आरपीएस सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे जीके जीएस के कुल 50 प्रश्न। तो दोस्तों, जो बाकी के मैथ और रीजनिंग के हैं वो हम अलग से प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। इसमें केवल जीके जीएस ही रखेंगे क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसका क्या है, हम अलग से प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, एक से लेके प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वहां से आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। पहला प्रश्न है इसमें, 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है? तो कौन सा शहर करने वाला है? पेरिस है, पेरिस, टोक्यो, लॉस एंजल्स या बीजिंग? तो 2024 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हैं उनकी मेजबानी करेगा पेरिस। कौन करेगा? पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, यानी फ्रांस में है स्थित है। तो इसकी मेजबानी करेगा पेरिस। और दोस्तों, पेरिस में पहले भी 2 बार ओलंपिक हो चुके हैं। कब कब? एक तो 1900 में और एक 1924 में, और ये तीसरे ओलंपिक होने जा रहे हैं 2024 में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, जल चक्र के दौरान पौधों का कौन सा भाग वाष्पीकरण की प्रक्रिया में शामिल होता है? तो पौधे का कौन सा भाग शामिल होता है? पत्तियां शामिल होती हैं, शाखाएं, जड़ें या फिर तने? तो जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें पौधे की पत्तियां शामिल होती हैं। पत्तियों का भी कौन सा हिस्सा? रंध्र। रंध्रों के द्वारा जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसमें पत्तियां। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सही है? किसी राज्य की विधान परिषद 5 वर्ष के बाद भंग कर दी जाती है, किसी राज्य की विधान परिषद 6 वर्ष के बाद भंग हो जाती है, या किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होती है, राज्यपाल किसी राज्य की विधान परिषद को भंग कर देता है? तो इसमें से हमें एक सही बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है, किसी भी राज्य की विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है। जैसे राज्य की विधान परिषद होती है उसी तरह पूरे देश की होती है राज्यसभा। क्या होती है? राज्यसभा। जैसे राज्यसभा भी भंग नहीं हो सकती, उसी तरह से राज्य परिषद भी भंग नहीं होती है। यह एक क्या है? एक स्थायी सदन होता है। क्या होता है? एक स्थायी सदन होता है। और इस राज्य की जो विधान परिषद होती है इसका उल्लेख आर्टिकल 169 में बताया गया है। किसमें? आर्टिकल 169 में इसके निर्माण और समाप्ति की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, एक जल वृत्त क्या है? एक्वाफायर क्या है? जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र, ये है एक्वाफायर यानी जल वृत्त, या संतृप्ति क्षेत्र की ऊपरी सतह, या फिर संतृप्त क्षेत्र की निचली सतह, या जल स्तर के नीचे असंतृप्त क्षेत्र? तो इसका सही आंसर है, जो जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र होता है उसको जल वृत्त कहते हैं। जल वृत्त क्या होता है? जहां पर पानी स्टोर होकर रखा हुआ होता है जमीन के नीचे, यानी कि पानी रहता है। और इसका जो शीर्ष होता है उसको वाटर लेवल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वाटर लेवल कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, कलमकारी कपड़े पर हाथ से पेंटिंग करने की पारंपरिक कला निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुई? तो गुजरात राज्य में उत्पन्न हुई, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, या आंध्र प्रदेश में? तो कलमकारी जो कि हाथ से पेंटिंग की जाती है, किससे? हाथ से पेंटिंग की जाती है, ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर है। इसमें क्या होता है? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो कलम होती है जिससे पेंटिंग की जाती है वो किस पेड़ की होती है? वो होती है इमली के पेड़ की। किसकी? इमली के पेड़ की जो कलम से इसमें पेंटिंग की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? जिसमें चुनाव कराए जाते हैं, ब्लॉकचेन के द्वारा, ईमेल के द्वारा, मत पत्र यानी बैलेट पेपर के द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा? तो भारत में जो चुनाव कराए जाते हैं वो अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा कराए जाते हैं। तो ये एक साधन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था गोवा में। कहाँ किया गया था? गोवा में। वो भी कब किया गया था? 1999 में पहली बार यहाँ पर जो वोटिंग करवाई गई थी सबसे पहले। उसके बाद 2004 से सभी लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग चालू हो चुका है 2004 से हर जगह पर। तो सबसे पहले इसका प्रयोग कब किया गया था? 1999 में। कहाँ किया गया था? गोवा में इसका शुरुआत की गई थी।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? तो स्वराज पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन देखेंगे, मोतीलाल नेहरू और रास बिहारी बोस थे। कौन थे? रास बिहारी बोस, भूपेंद्र नाथ बोस, चित्तरंजन दास या अंबिका चरण मजूमदार। तो मोतीलाल नेहरू के जो सह संस्थापक थे वो थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये किस लिए हुई थी? ये कांग्रेस के जो खिलाफत स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से हुई थी। उसके बाद जब 1930 में इसका कांग्रेस में विलय कर दिया गया, 1930 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन एक जायद फसल है, जैद के मौसम में उगाई जाती है जिसे? कौन सी है जायद फसल? चावल है, तरबूज है, कपास है या गेहूं है? तो इसका सही आंसर है, जो जायद फसल है वो है तरबूज। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ये क्या होता है? इसी को हम ग्रीष्मकालीन फसल भी कह सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्रीष्मकालीन फसल भी इसको बोल सकते हैं। ये जायद फसल होती हैं। इसमें और भी उदाहरण है, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है। ये सभी क्या है? ये सभी जायद की फसल हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या फिर पटना उच्च न्यायालय? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय। कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 जुलाई 1862 में। 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों। और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल एक आता है, पश्चिम बंगाल, और आता है इसी में अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार का भी जो क्षेत्र है वो भी कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, 1919 में कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अंबाला में, पठानकोट में, अमृतसर में या लाहौर में? तो इसका सही आंसर है, ये हुआ था अमृतसर पंजाब में। कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय जनरल डायर के द्वारा ये नरसंहार कराया गया था, उसी के नेतृत्व में। किसके द्वारा? जनरल डायर के द्वारा। उस समय महात्मा गांधी ने, इस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने अपनी जो केसरे हिंद की उपाधि थी वो त्याग दी थी। किसने? महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। और उसी के साथ जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, जो कि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है 11, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है? कौन सा त्योहार है जो राजस्थान में मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा, बूंदी उत्सव, बोनालू या फिर माथो नारंग? तो जो राजस्थान में मनाए जाने वाला त्योहार है वो है बूंदी उत्सव। कौन सा है? बूंदी उत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? ये बूंदी शहर में मनाया जाता है। बूंदी उत्सव बूंदी शहर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र यानी कि NRCAF कहाँ स्थित है? झांसी में, शिलोंग में, रायपुर में या रांची में? तो इसका सही आंसर है, ये स्थित है झांसी में। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है। और इसकी स्थापना कब कराई गई थी? ये कराई गई थी 1988 में, 1988 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, नामिता कायांतरित सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, वह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो इसमें से ये बताना है कौन सा कायांतरित सेल है। हैलाइट है, संगमरमर है, चूना पत्थर है या फिर सेल है? तो इसका सही आंसर है, जो कायांतरित सेल है वो है संगमरमर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3। किसका होता है? संगमरमर का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, भारत किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? किसके साथ करता है? भूटान के साथ, पाकिस्तान के, म्यांमार के या बांग्लादेश के?
तो भारत सबसे अधिक जो सीमा साझा करता है वो करता है बांग्लादेश के। कितनी करता है? 4096 किलोमीटर करता है। कितनी? 4096 किलोमीटर साझा करता है। और कुल कितने कितने भारत के राज्यों से सीमा साझा करता है? ये करता है 5 राज्यों से। किस किस से? ये एक तो पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के साथ ये सीमा साझा करता है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही है? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत के महान्यायवादी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यही ठीक है कि जो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये बताया गया है अनुच्छेद 64 में। किस में? अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और जो राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो इन्हीं के बीच से चुना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, उच्च न्यायालय के निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित करने के किस राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया है? तो जो प्राइवेट सेक्टर है यानी कि जो निजी क्षेत्र है उसमें 75% नौकरियां आरक्षित करने के इस निर्णय को, इस फैसले को किसने रद्द कर दिया है? पंजाब सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने या फिर ओडिशा सरकार ने? तो इसका सही आंसर है, इस फैसले को रद्द किया है हरियाणा सरकार ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, लोक चित्रकला की पट्टा चित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, गुजरात या फिर बिहार? तो इसका सही आंसर है, ये है उड़ीसा से। किससे? उड़ीसा से संबंधित है पट्टा चित्र शैली। और जो पट्टा होता है ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है कैनवास। जिसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है कैनवास। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक यात्रा शुरू की थी। तो कहाँ से शुरू की थी? चंपारण से, साबरमती से, सेवाग्राम से या शांति निकेतन से? तो जो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक यात्रा शुरू की थी वो साबरमती से शुरू की थी। और कहाँ जाके समाप्त किया था? ये किया था दांडी। कहाँ पर? दांडी में जाके इन्होंने समाप्त किया था। और इनकी जो यात्रा समाप्त हुई थी वो हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हुई थी। और कितने अनुयायियों के साथ इन्होंने ये यात्रा की थी? 72 अनुयायी थे इनके साथ, यानी 72 लोगों के साथ इन्होंने ये यात्रा शुरू की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, रबी फसलों की कटाई आमतौर पर की जाती है। तो जो रबी फसलें होती हैं उनकी कटाई का किस महीने में की जाती है? मार्च जून में, सितंबर अक्टूबर में, जुलाई अगस्त में या जनवरी फरवरी में? तो जो रबी की फसलों की जो कटाई होती है वो की जाती है मार्च जून में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मार्च जून में की जाती है और अक्टूबर नवंबर के आसपास इसको बोया जाता है रबी की फसलों को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की एसआई इकाई है, यानी कि मात्रक कौन सी है? किलोवाट है, जूल है, अश्वशक्ति है या न्यूटन है? तो जो ऊर्जा का जो मात्रक होता है या एसआई इकाई होती है वो होता है जूल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऊर्जा का भी होता है एसआई मात्रक जूल और कार्य का भी मात्रक होता है जूल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? कुचिपुड़ी से, कथकली से, भरतनाट्यम से या फिर कथक से? तो जो शोभना नारायण है, ये शोभना नारायण कथक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है शोभना नारायण। और 1992 में 1992 में इनको पद्म श्री दिया जा चुका है। कौन सा अवार्ड मिल चुका है? पद्म श्री इनको मिल चुका है। और किस किस नृत्य से संबंधित है? ये है कथक से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गायक थे? तो पहले ऐसे कौन से गायक हैं जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, बॉम्बे जयश्री, भीमसेन जोशी या लता मंगेशकर? तो इसका सही आंसर है जो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी है, इनको सबसे पहले भारत रत्न दिया जा चुका है। और कब मिल चुका है? 1998 में। और ये किस राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु की है। किस राज्य से हैं? तमिलनाडु राज्य से हैं। और ये कर्नाटक गायिका से हैं। ये कौन सा गायन करती थी? ये करती थी कर्नाटक गायन। ठीक है दोस्तों,
कौन सा गायन? कर्नाटक। और 1966 में यूएन में प्रदर्शन करने वाली प्रथम महिला थी, कौन थी? प्रथम महिला 1966 में यूएन संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाली। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? कौन सा ऐसा शासक था जो तुगलक वंश का नहीं था? मोहम्मद बिन तुगलक, रुकनुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका जो सही आंसर है वो है रुकनुद्दीन तुगलक। इसका सही आंसर कौन सा है? रुकनुद्दीन तुगलक। ये किस वंश से है? ये तुगलक वंश से नहीं है, ये है गुलाम वंश से। किस वंश से है? गुलाम वंश से संबंधित है। और ये इल्तुतमिश का पुत्र था। किसका पुत्र था? इल्तुतमिश का पुत्र था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, विनियम नियंत्रण के लिए वैधानिक शक्ति आरबीआई को के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम FERA द्वारा प्रदान की गई। तो किसके द्वारा प्रदान की गई? 1923 के द्वारा, 1963, 1981 या 1947? तो इसका सही आंसर है, ये किया गया था 1947 के जो विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी, 1947 के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? लिथियम क्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, कैल्शियम आयोडाइड या फिर सोडियम क्लोराइड? तो जो NaCl का रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड। NaCl, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMFBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो आकस्मिक मृत्यु के लिए कितनी बीमा राशि उपलब्ध की जाती है? कितनी बीमा राशि? 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए? तो जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अगर किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसको कितने रुपए दिए जाते हैं? बीमा राशि कितनी दी जाती है? तो दी जाती है 2 लाख रुपए। यदि किसी का जो एक्सीडेंट हो जाता है या फिर विकलांगता हो जाती है तो उसको कितने रुपए दिए जाते हैं? उसको दिए जाते हैं 1 लाख रुपए। कितने रुपए दिए जाते हैं? 1 लाख रुपए उसको दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1987 में ब्रिटिश अधिकारियों वाल्टर चार्ल्स रैंड और चार्ल्स आयट्स की हत्या के लिए फांसी दी गई थी? कब दी गई थी? 1897 में। एक तो कौन से अधिकारी? वाल्टर चार्ल्स रैंड और चार्ल्स आयट की हत्या के लिए। तो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान थे, भगत सिंह, राजगुरु या मंगल पांडे या फिर चापेकर बंधु? कौन थे? चापेकर बंधु। तो इसका सही आंसर है, जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी चापेकर बंधुओं को। किसको दी गई थी? चापेकर बंधुओं को दी गई थी। ये कुल 3 भाई थे। एक थे दामोदर हरि चापेकर। कौन थे? दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। ये तीनों भाई थे, इनको फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 1897 में। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न 28 है, निम्नलिखित में से कौन ओवरड्राफ्टिंग सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक हैं? CAB पट्टाभिराम है, RC भार्गव है, उर्जित पटेल है या दलाई लामा है? तो जो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक हैं ये है उर्जित पटेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और उर्जित पटेल जो है ये आरबीआई के 24वें, कौन से नंबर के? 24वें नंबर के गवर्नर थे। कौन से? 24वें नंबर के गवर्नर रह चुके हैं। इनकी पुस्तक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तुलनी महोत्सव मनाया जाता है? सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में या मणिपुर में? तो जो तुलनी महोत्सव मनाया जाता है ये मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। और ये किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? एक तो सूमी समुदाय। कौन सा है? सूमी समुदाय। एक तो सूमी समुदाय और दूसरा है इसमें नागा समुदाय। समुदाय और नागा समुदाय के द्वारा तुलनी महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किसके द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? मदन मोहन मालवीय, JV कृपलानी, दादाभाई नौरोजी या अल्लूरी सीताराम राजू? तो इसका सही आंसर है मदन मोहन मालवीय। कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? ये थे मदन मोहन मालवीय। इनके द्वारा कब स्थापना की गई थी? ये की गई थी 1916 में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। और इसमें दोस्तों इनके सहयोगी कौन थे? एक थे
बनारस के जो दरभंगा महाराजा प्रभु नारायण सिंह थे, रामेश्वर सिंह से और सुंदरलाल और एनी बेसेंट, इन सभी ने। और इसका जो कहाँ पर निर्माण कराया था, ये किया किया था बनारस में। कहाँ पर? बनारस में किया था। और किस नदी के किनारे था? ये नदी थी गंगा नदी। किस नदी के किनारे था? गंगा नदी के किनारे इसकी स्थापना की गई थी 1916 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है, प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? किसके द्वारा ये आत्मकथा? महेश भूपति के द्वारा, कपिल देव के द्वारा, सचिन तेंदुलकर या फिर लिएंडर पेस? तो इसका सही आंसर है, ये है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर सेवा कर, जिसे जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, की तारीख को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 में, 1 अक्टूबर 2017, 1 जनवरी 2018 या 1 अप्रैल 2017? तो जो जीएसटी लागू किया गया था, ये किया गया था 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? सबसे पहले ये लागू किया गया था असम में। और ये एक कैसा कर है? ये है अप्रत्यक्ष कर। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि डायरेक्ट आपसे नहीं लेते हैं, ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है दोस्तों। और सब इसका जो वर्डन है जीएसटी काउंसिल का, आर्टिकल 279 जो आर्टिकल है, इसमें इसका जीएसटी काउंसिल का वर्डन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है, जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। कौन इंगित करता है? वायुमंडल, जिसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जीवमंडल बायोस्फीयर, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर, स्थलमंडल लिथोस्फीयर। तो कौन है जो जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है? तो यह है जीव मंडल, जिसको बायोस्फीयर कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और जीव मंडल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? एक आता है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ये सभी किसमें आते हैं? ये आते हैं जीव मंडल के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, बौद्ध परिषद, जिसके कारण बौद्ध धर्म में इन दो भागों हीनयान और महायान में अंतिम विभाजन हुआ, निम्नलिखित में से किस स्थल पर आयोजित किया गया था? तो जो चौथी बौद्ध संगति थी, उसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो ये कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, कश्मीर में हुई थी, वैशाली में या पाटलिपुत्र में? तो जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, वो हुई थी कश्मीर। कश्मीर में कहाँ? कुंडल वन में। कहाँ हुई थी? ये हुई थी कुंडल वन में हुई थी, कुंडल वन में। ठीक है दोस्तों। और जो पहली समिति हुई थी वो हुई थी राजगृह में, और दूसरी हुई थी वैशाली में, और तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई कश्मीर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय कम है। तो कितने लाख रुपए से अगर पारिवारिक आय कम होगी तो वो ईडब्ल्यूएस का फायदा उठा सकते हैं? तो 12 लाख रुपए से कम, 14 लाख रुपए से कम, 8 लाख रुपए से कम या 10 लाख रुपए से कम? तो इसका सही आंसर है, अगर 8 लाख रुपए से कम होगी वार्षिक जिसकी पारिवारिक आय, उसको ईडब्ल्यूएस का फायदा मिलेगा, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में वो शामिल होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों ये आरक्षण दिया गया है, इसमें कुल कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है? ये 10% का आरक्षण दिया गया है। और कौन सा संविधान संशोधन था? ये था 103वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? ये हुआ था 2019 में। कब हुआ था? 2019 में ये आरक्षण संशोधन हुआ था संविधान में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटी नहीं है? कौन सी हिमालय की चोटी नहीं है? कंचनजंगा, माउंट कोयोब, धौलागिरी या मकालू? तो जो हिमालय की चोटी नहीं है वो है माउंट कोयोब। ये हिमालय की चोटी नहीं है, ये चोटी है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। माउंट हैरियट जो नेशनल पार्क है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? ये है अंडमान और निकोबार में स्थित है माउंट हैरियट। उसकी चोटी है माउंट कोयोब। कंचनजंगा, धौलावीरा और मकालू ये सभी हिमालय की चोटी हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला है?
2011 की जनगणना के अनुसार। यानी किस राज्य में सबसे कम आबादी है? गोवा में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में या सिक्किम में? तो इसका सही आंसर है सिक्किम में सबसे कम आबादी है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या है। इसमें कुल कितनी जनसंख्या है? इसमें कुल जनसंख्या है 60 लाख। कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम 60 लाख है। सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक किसमें है? उत्तर प्रदेश में। इसमें है 19.36 करोड़ लोग। 19.36 करोड़, यानी लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, जो कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर देखेंगे। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नामक नई जीवन शैली धर्म का प्रतिपादन किया? तो किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा, बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा या अकबर के द्वारा? तो जो दीन ए इलाही नामक जो नया धर्म बनाया था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया था अकबर के द्वारा। और कब किया गया था? ये किया गया था 1582 ईस्वी में। कब किया गया था? 1582 ईस्वी में। अकबर का जो शासन काल था वो कब से लेके कब तक था? वो 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक था। 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक इसका शासन काल था अकबर का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश राजवंश भारत के दक्षिणी भाग में से स्थित नहीं है? यानी किसने दक्षिणी भाग पर शासन नहीं किया है? चौहान राजवंश, जिसे चाहमान कहते हैं, चेर राजवंश, पांड्य राजवंश या चोल राजवंश? तो चेर, पांड्य और चोल ये सभी दक्षिण भारत के राजवंश थे, जबकि चौहान ये उत्तरी भारत का राजवंश था। चौहान राजवंश, जिसे चाहमान राजवंश कहते हैं। और इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिंह राजा। कौन थे? सिंह राजा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी चौहान राजवंश की, जिन्होंने 944 से लेके 971 तक शासन किया था। कब से कब तक? 971 तक शासन किया था सिंह राजा ने। ठीक है दोस्तों, और इनका जो क्षेत्र था वो था राजस्थान के आसपास, और इनकी जो राजधानी थी वो थी अजमेर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 है, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या असम में? तो जो प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है ये स्थित है असम में। असम के जो गुवाहाटी शहर है उसमें स्थित है, और ये नीलांचल पर्वत, कौन सा पर्वत? नीलांचल पर्वत पर स्थित है। नीलांचल पर्वत पर स्थित है कामाख्या मंदिर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, असम में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 है, संक्षेपण जल चक्र की प्रक्रियाओं में से एक है। संगणन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो संगणन है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है ये बताना है हमें। ठोस अवस्था को तरल अवस्था में स्थानांतरित किया जाता है संगणन क्रिया में। वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में स्थानांतरित कर दिया जाता है। या फिर इसमें और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है, वाष्प अवस्था को ठोस अवस्था में स्थानांतरित किया जाता है, या फिर द्रव अवस्था को ठोस अवस्था में स्थानांतरित किया जाता है। तो जो संगणन की क्रिया होती है उसमें वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, और इसी के द्वारा वर्षा होती है संगणन के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे अधिक है? तेलंगाना की, गोवा की, कर्नाटक की या सिक्किम की? तो इसका सही आंसर है गोवा की प्रति व्यक्ति जो आय है वो सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। और इसकी जो आय है वो बिहार से लगभग 7 गुना अधिक है। बिहार राज्य से कितनी गुना अधिक है? बिहार राज्य से लगभग 7 गुना अधिक है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोडियम की कमी हो सकती है? तो कौन सी अवस्था है जिसमें सोडियम की कमी होती है? दस्त, जिसे डायरिया कहते हैं, मनोभ्रंश जिसे डेमेंशिया कहते हैं, निम्न रक्तचाप हाइपोटेंशन, उच्च रक्तचाप जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। तो किसमें सोडियम की कमी हो सकती है? तो इसका सही आंसर है दस्त, जिसे डायरिया कहते हैं, इसमें सोडियम की कमी हो सकती है। सोडियम की कमी से और भी क्या हो सकता है? और हो सकता है जैसे पसीना अधिक आना और उल्टी होना, ये सभी सोडियम की कमी की वजह से हो सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्यसभा की अधिकतम सीट आवंटित की गई है? किस राज्य को? बिहार को, उत्तर प्रदेश को, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु?
तो इसका सही आंसर है राज्यसभा की जो सबसे अधिक सीटें हैं वो हैं उत्तर प्रदेश में। किसमें है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें हैं। कुल कितनी सीटें हैं? ये है राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। और लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 80 हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 है, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? तो जो श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं उनके जो भक्त होते हैं उनको जो पैदल मार्ग होता है उसको क्या कहते हैं? मेधी, तोरण, अंड या छतरी? तो इसको कहा जाता है मेधी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेधी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 46 है, साबी साबी क्वारसियोरकर से पीड़ित है। साबी किससे पीड़ित है? क्वारसियोरकर से पीड़ित है। यह निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? आयरन की कमी के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण या विटामिन ए की कमी के कारण? तो जो क्वारसियोरकर होता है ये होता है प्रोटीन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और इससे एक और रोग होता है प्रोटीन की कमी के कारण, जिसे बोलते हैं मेरास्मस। उसको क्या बोलते हैं? मेरास्मस होता है, वो भी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47 है, उस सिख गुरु का नाम बताइए जिसने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। तो ऐसा कौन से सिख गुरु थे? गुरु अर्जुन देव थे, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या गुरु अंगद? तो जिन्होंने गुरुमुखी लिपि विकसित की है वो हैं गुरु अंगद। कौन है? गुरु अंगद। ये कौन से गुरु थे? ये दूसरे गुरु थे। इनमें कुल गुरु कितने हुए? इनमें कुल 10 गुरु हुए हैं सिख गुरु, जिनके जो संस्थापक थे वो थे गुरु नानक देव। कौन से थे? गुरु नानक देव पहले गुरु थे इनके, गुरु नानक देव। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में या पश्चिम बंगाल में? तो किस राज्य में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। और विधान परिषद की कुल सीटें कितनी हैं? विधान परिषद की कुल 100 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49 है, एंथ्रेक्स रोधी टीकाकरण की खोज किसने की थी? एंथ्रेक्स लुई पास्चर ने, मॉरिस हिलमैन ने, एडवर्ड जेनर ने या रॉबर्ट कोच ने? तो जो एंथ्रेक्स रोधी टीकाकरण की खोज की थी ये की थी लुई पास्चर ने। किसने की थी? लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1881, 1881 में इसकी इन्होंने खोज की थी। ये किस जीवाणु के कारण होता है? ये होता है बैसिलस एंथ्रेसिन। ये एक घातक बीमारी है और इसका जो जीवाणु होता है वो होता है बैसिलस एंथ्रेसिन। और लुई पास्चर ने इसके टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 14? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 14 जो है कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। और ये किस भाग में है? ये है भाग 3 में, जिसमें मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है, जिसमें हमारे कुल 6 मूल अधिकार हैं। और ये किस अनुच्छेद से 12 से लेके 35 अनुच्छेद तक भारत मूल अधिकारों का इसमें उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों हमारे यहाँ 50 प्रश्न जीके के कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और वीडियो को अगर आपने लाइक और कमेंट जो कुछ भी करना चाहें जरूर करें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।